नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे आगे से राइट। आगे से राइट, जी हाँ, हमारी वेबसाइट जो दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित है। हम जिंदगी में राइट चलना यानी सही दिशा में चलना अपने दर्शकों को बताते हैं और साथ ही ये बताते हैं राइट पॉलिटिक्स क्या है, राइट बिजनेस क्या है, राइट लाइफस्टाइल क्या है, राइट फूड क्या है, राइट लाइफ क्या है, राइट जो स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्मिकता है, वो क्या है। लेकिन अभी फिलहाल बात राजनीति की करेंगे क्योंकि देश में चुनाव का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। पहले चरण के लिए 19 तारीख को मतदान है और पहले चरण के इस मतदान में जो राज्य सबसे प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है और जहां पर धुआंधार प्रचार चल रहा है वह है हमारा दक्षिण का बेहद ही खूबसूरत और सांस्कृतिक विविधता से भरा हुआ राज्य तमिलनाडु, जहां पर 39 सीटें हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर इंडिया गठबंधन जो आज का है यानी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो कि डीएमके है, उनका दबदबा रहा था। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था और साथ ही साथ एनडीए को सिर्फ एक सीट मिली थी, एआईएडीएमके को। लेकिन इस बार तमिलनाडु की परिस्थितियां बदल गई है। सबसे पहला सवाल कि क्या यहां पर बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या डीएमके का दबदबा कम होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, सनातन का विरोध करके उदयनिधि स्टालिन ने जो बड़ा बवंडर खड़ा किया था जिसके चलते कांग्रेस को कई जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इन चुनाव में भी कई सवालों के जवाब उसे देने पड़ रहे हैं। क्या इसका असर वहां के चुनाव पर पड़ेगा। और चौथा, एक्स फैक्टर क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और पांचवा, जयललिता की एआईएडीएमके जो एक जमाने में सबसे प्रमुख पार्टियों में से एक हुआ करती थी, क्या उसमें उतनी ही ताकत बची है। एक एक करके सभी सवालों का जवाब देते हैं। क्या स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन जो उनके पिता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो क्या अभी भी पावरफुल हैं। वहां पर उनका दबदबा है। जी हाँ, निसंदेह उनका दबदबा है। और वहां पर आप जानते हैं द्रविड़ पॉलिटिक्स किस तरह की है। सनातन का विरोध द्रविड़ पॉलिटिक्स की एक परंपरा रही है और इसका एक लंबा और पुराना इतिहास रहा है। और शायद इसी विरोध के चलते जो है द्रविड़ियन पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। इसी से तमाम जितने भी करुणानिधि से लेके जो बाकी राजनेता है, अन्नादुरई, सभी लोग इसी से निकले। और यहाँ पर जो है हमने देखा कि किस तरीके से सनातन के विरोध में उदयनिधि स्टालिन ने कहा, उनके बाकी मंत्रियों ने कहा, डी राजा ने कहा, ये तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन क्या इसका प्रभाव तमिलनाडु में पड़ेगा। सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूं। जी हां, इसका प्रभाव कुछ हद तक पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु के हमें सांस्कृतिक वैभव के बारे में सोचना चाहिए। तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर देश के सबसे ज्यादा मंदिर है। सबसे ज्यादा मंदिर, चोल साम्राज्य जो हुआ करता था, पूरी दुनिया में व्यापार किया करता था। इतना ऐतिहासिक है हमारा तमिलनाडु। जी हाँ, इतना ऐतिहासिक है। एक से एक बड़े मंदिर है, एक से एक खूबसूरत मंदिर है। एक पहाड़ी पर मतलब एक मंदिर तो ऐसा है जिसमें पत्थर को शीर्ष पर कैसा चढ़ाया गया, उसका शिखर कैसा बनाया गया, उस पर आज भी जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो ये परंपरा तो हमारे यहाँ थी। लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स जो है अंग्रेजों के आने के बाद से, खासतौर से 19वीं सदी के बाद से काफी बदली। और बदलने के बाद यहाँ पर सनातन विरोध की एक पॉलिटिक्स शुरू हुई जिसमें हमने डीएमके, एआईएडीएमके को भी देखा। लेकिन अब ये मामला बदल रहा है। बदलने का कारण भी मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी का तमिल संगम, जो काशी तमिल संगम उन्होंने किया और जो तमिलनाडु के लोग काशी में देखने आए कि भाई ये भी तो हमारे देश का एक हिस्सा है, इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल शिव मंदिर है। और वहां पे भी सनातन के कई सारे मंदिर आप देख सकते हैं। महाबलीपुरम में देख सकते हैं, तमिलनाडु के कोने कोने में देख सकते हैं, मदुरई में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूंगा कि हाँ, इस बार वहां पर सनातन की कुछ धमक पड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि पूरे देश में एक राइट विंग पॉलिटिक्स का उभार है। पूरे देश नहीं, मैं पूरी दुनिया को कहूंगा तो एक दक्षिणपंथी विचारधारा का उभार हमको यूरोप में भी देखने को मिल रहा है, अमेरिका में देखने को मिल रहा है, भारत में भी देखने को मिल रहा है। और सनातन के इसी सूर्योदय के रूप में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शामिल है। और डीएमके ने जो सनातन के विरोध में बयान दिए उसको बीजेपी ने न केवल बड़ा मुद्दा बनाया बल्कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इसके लिए थोड़े असहज इस बयान से जरूर नजर आए। तो यहां पर सनातन के बारे में जो कुछ कहा गया है तमिलनाडु के लोगों के मन में है क्योंकि अब वो देख रहे हैं, तमिलनाडु के लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, बाकी ईस्ट में, वेस्ट में, और ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ के लोग भी है तमिलनाडु जा रहे हैं। तो एक व्यापक प्रभाव हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मंदिरों की परंपरा वहां पर पुरानी है, तो मंदिरों की इन्हीं परंपरा से ये जो पूरा
पूरा रास्ता चल रहे हैं, जिनका नाम है एक शख्स अन्नामलई। अन्नामलई एक आईपीएस ऑफिसर, कर्नाटका कैडर के आईपीएस ऑफिसर, वो आईपीएस ऑफिसर जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं अन्नामलई। अन्नामलई न केवल एक आईपीएस ऑफिसर हैं, बल्कि अन्नामलई ने जो है अपनी आईपीएस ऑफिसर की नौकरी, बहुत बड़े ग्रेजुएट है वो, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ा हुआ है, बड़े बड़े शिक्षा संस्थाओं से उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन इसके बाद भी बहुत कम उम्र में उन्होंने ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने वो पार्टी चुनी तमिलनाडु में जो सरकार में नहीं है। वो चाहते तो एडीएमके में शामिल हो सकते थे, वो चाहते तो डीएमके में शामिल हो सकते थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू में बात कही है, लेकिन अन्नामलई ने चुना बीजेपी को, अन्नामलई ने चुना संघर्ष को। और ये संघर्ष एक वक्त इतना बढ़ गया कि एडीएमके जो द्रविडियन पॉलिटिक्स करती है, वो ये कहने लगे कि अन्नामलई को बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष पद से आप हटाइए, तभी अन्ना द्रमुक और बीजेपी का गठबंधन रह सकता है। बीजेपी इसी मौके की तलाश में थी। उनको लगा अच्छा मौका है, अपनी खुद की पहचान बनाने की जरूरत है। आरएसएस और संघ का काम वैसे ही तमिलनाडु में बहुत पहले से था, लेकिन द्रविडियन पॉलिटिक्स के चलते वो पैठ नहीं बना पाई। अब क्या कन्याकुमारी या फिर किसी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी? क्या कोयंबटूर में कोई कमाल कर पाएगा अन्नामलई का लीडरशिप? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि इन उत्तर भारत के मुद्दों का दक्षिण भारत में कितना असर पड़ता है। एक साथ एक ही दिन में 39 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तमाम ओपिनियन पोल में बहुत अच्छा वोट शेयर पाती दिख रही है, लेकिन क्या वो सीट में परिवर्तित हो पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ ही महीने पहले मैं एक फैमिली ट्रिप पर गया था तमिलनाडु के अंदर। मैं चेन्नई में रुका था, मैं महाबलीपुरम गया था, वहां से मैं पौंडीचेरी गया था। वापस आते हुए मैंने देखा वहां पर या तो अब डीएमके है, या फिर भारतीय जनता पार्टी, या फिर छोटी पॉलिटिकल पार्टी। वहां पर कई छोटी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बार क्या एनडीए या बीजेपी कोई कमाल कर पाएगी? क्या कमल खिलेगा तमिलनाडु के अंदर? जो सनातन की संस्कृति की सबसे वैभवशाली जगह रही है, वहां सनातन का अपमान क्या चलता रहेगा या नहीं? इसका जवाब हमें 4 जून को मिल जाएगा। और देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि अन्नामलई, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दांव चला है, वो कमाल कर पाते हैं। अन्नामलई और प्रधानमंत्री मोदी, जिनके नाम को लेकर कम से कम ये तो है कि मोदी का नाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और कच्छ से लेकर कोहिमा तक, और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर कोई जानता है। इसमें किसी को भी किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। तो यहां पर ये जोड़ी कोई करिश्मा कर पाएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तमिलनाडु एक इंडिकेटर होगा कि पूरा देश, पूरा भारत क्या सोच रखता है। तो 4 जून में तमिलनाडु पे सबसे ज्यादा ध्यान मेरा रहेगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक एक ही सूत्र में आ गया है, यहां पर भी राज्यों के हिसाब से अलग अलग मुद्दे चलते हैं।